वाह, आशा बता रही थी कि आपकी बहू ने ये गार्डन बनाया है और पौधों का भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है। बड़ा सुंदर बना दिया है गार्डन। हाँ, और गार्डन का ख्याल भी अच्छे से रखा है उन्होंने। देखिए, अब ये सब नवरापंथी के काम है। सच पूछिए तो खाली बैठा दिमाग यही सब सोचता रहता है। बस दोनों बहुओं के पास ज्यादा कुछ काम होता नहीं, काम वाली रखी हुई है, बर्तन झाड़ू पोछा सब तो वही करती है, बाकी बचता है खाना, जिसमें भी 4-5 रोटियां बनानी होती है। अब वक्त बचेगा तो यही करेंगी ना। सही बात कही आपने। आइए चलिए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। पापा जी को हमारी तारीफ हजम ही नहीं होती। अब हम क्या ही कहें उनसे, उन्होंने आज तक मेरी तारीफ नहीं की, तुम तो फिर भी बहुए हो उनकी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी तो लगेगा कि सच में हम प्रशंसा के लायक हैं। बस यूं ही सदैव सकारात्मक सोच रखा करो, अपना दिल छोटा मत करो। माँ जी और भाभी बहुत भोली हैं, उन्हें लगता है पापा जी कभी ना कभी हमारी कदर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका दिल इतनी जल्दी पिघलने वाला है। लेकिन मैं भाभी और माँ जी का हौसला कम नहीं कर सकती। तारीफ ये एक ऐसा तोहफा है जो किसी भी कीमती सोने के हार और हीरे से बड़ा होता है। अगर आपको किसी का उत्साह बढ़ाना हो, किसी को हौसला देना हो, किसी का दिन अच्छा करना हो, तो बस आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, फिर देखिए कैसे उनका दिल और चेहरा दोनों खिल जाते हैं। लेकिन ये तोहफा हर किसी को देना नहीं आता। घनश्याम जी उन लोगों में से थे जिन्हें औरत की तारीफ और कदर करना दोनों में से कुछ भी नहीं आता था। पापा जी, आज आपकी पसंद की भरवा करेले की सब्जी बनाई है, लीजिए ना। हाँ यार, रख दो, पेट को 2 रोटी ही तो देनी है, अब कोई भी सब्जी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे सब्जी बनी तो अच्छी है सच में, है ना। संदीप तो हर छोटी बात में खुश हो जाता है। ऐसा नहीं करते बेटा, तू तो भरवा करेले में ही खुश हो गया। बच्चा नहीं है तू अब कि तुझे लॉलीपॉप दे दिया तो उछलने लगा। नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रहा था कि भरवा करेला ही तो है, ठीक बना है। हाँ पापा सही कह रहे हैं, वैसे तो हम करेले खाते भी नहीं है, लेकिन आज चुपचाप खा रहे हैं, यही बड़ी बात है। बारिश का मौसम आ गया है, अब सब्जियां थोड़ी कम और गिनी चुनी मिलती है बेटा। फिर भी बहुएं हमेशा कोशिश करती है कि कुछ न कुछ स्वादिष्ट ही बनाए। अब स्वादिष्ट की तो बात ही मत करो आशा, अब बनाती तो हो तुम वही बारिश की ये रूखी सूखी सब्जियां, मिर्ची, करेले, टेंडली, परवर, और बोल रही हो कि स्वादिष्ट बना रही हूँ। आजकल का जमाना ये हो गया है कि बहुओं को सबने सर पर चढ़ा रखा है। पता नहीं क्यों इतना डरते हैं सारे ससुराल वाले। ऐसी बात नहीं है जी, कुमुद मायरा सच में रसोई में बहुत मेहनत करती हैं। हाँ तो ये उनका फर्ज है, कोई ऐसा काम थोड़ी करिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बारिश में जो रूखी सूखी सब्जियां आती है उन्हें बस कुछ अलग तरह से परोसा जा रहा है, उसमें क्या अब इन्हें अवार्ड दे दें हम। घनश्याम जी की दिल चुभने वाली बातें सुनकर कुमुद का दिल बैठ सा गया था। उसकी आंखें नम सी हो गई थी, लेकिन वहां सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। वह रसोई में सबके खाने के बाद आकर धीरे से कोने में सिसक रही थी। क्या हुआ भाभी, आपको बहुत बुरा लगा ना? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है मायरा। क्यों छुपा रही है मुझसे? जैसे मैं आपको जानती नहीं हूं कि आपका दिल कितना कमजोर है। पापा जी के इतने कठोर शब्द उनको चीयर देते होंगे ना। तुम इस घर में आए बस कुछ ही वक्त हुआ है मायरा, लेकिन मैंने इस घर को अपने कई साल दिए हैं। लेकिन सच कहूं तो मैंने आज तक पापा जी का मन जीता ही नहीं। मैं चाहे कितना भी कर लूं, लेकिन मैं कभी उनके लिए परफेक्ट बहू बन ही नहीं सकती। भाभी, आप खुद को दोष देना बंद कीजिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने अपना दिल जान लगाकर इस घर की सेवा की है। नहीं, अगर ऐसा होता तो पापा जी कम से कम एक बार तो मेरी तरफ प्यार से देखते। भाभी, पापा जी ने आज तक औरत को कभी जाना ही नहीं है। उनके हिसाब से तो घर में रह रही औरतें बस खाना बनाती है और आराम से जिंदगी काट रही है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि अगर मर्दों की जिंदगी संतुलन से चल रही है तो केवल एक स्त्री के त्याग की वजह से। भाभी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका दिल जीत पाऊं। भाभी, उससे कोई फायदा नहीं है। आप बेवजह अपना समय और मेहनत बर्बाद करिए उनके पीछे। किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान की कमी धीरे धीरे इंसान के मन को थका देती है। इंसान काम करने से नहीं थकता, लेकिन तब थक जाता है जब उसकी मेहनत को हर बार मामूली समझ लिया जाए। कुमुद सालों से इसी उम्मीद में लगी हुई थी कि एक दिन तो उसके ससुर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया था। वहीं मायरा समझ चुकी थी कि कुछ लोगों को समझाने के लिए शब्द नहीं बल्कि हालात बदलने पड़ते हैं। मायरा, आज मैंने सोचा है कि बारिश की मिर्ची की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देती हूँ। पापा जी को वैसे भी चाय के साथ पसंद है।
भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर आज आप पकोड़े नहीं बनाओगी तो क्या किसी को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, लेकिन अच्छा लगता है ना, सबके लिए थोड़ा अलग बना दूं तो। अच्छा लगता है? किससे भाभी, आपको या उन्हें? आपने इतने सालों से यही तो किया है, हर मौसम में कुछ नया सोचा, हर सब्जी को अलग तरीके से बनाया, कभी चटनी, कभी रायता, कभी पापड़, कभी पकौड़े, लेकिन बदले में मिला क्या? क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो। आपने और भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, जितना किसी को करना चाहिए उससे भी ज्यादा, लेकिन पापा जी की सोच तो आज भी वही की वही है। सोच तो धीरे धीरे बदलती है ना मायरा? नहीं भाभी, सोच तब बदलती है जब सामने वाले को एहसास हो कि वो क्या खो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ जी, पापा जी को लगता है ना कि हम लोग खाली बैठे रहते हैं। गार्डन संभालना, सब्जियों को अच्छे से सजाकर परोसना, सबके स्वाद का ध्यान रखना, ये सब नवरापंथी के काम है। अरे उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। नहीं भाभी, उन्होंने दिल से कहा था। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? क्या? अब अजय जी भी वही बात करने लगे। आज नहीं तो कल संदीप भैया भी यही सोचने लगेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो रोज अपने पिता से देखते हैं। बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, उनके सबसे बड़े शिक्षक उनके अपने माता पिता होते हैं। पिता अगर सम्मान देना सिखाए तो बेटा भी वही सीखता है, लेकिन अगर पिता हर बार औरत की मेहनत को छोटा बताए तो वही सोच अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन हम क्या करें मायरा, घर का काम तो नहीं छोड़ सकते। तो किसने कहा है काम छोड़ने के लिए भाभी? आशा देवी और कुमुद एक साथ उसकी तरफ देखने लगती हैं। हम अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन अब उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मतलब बारिश की जो रूखी सूखी सब्जियां आती है ना, उन्हें वैसे ही परोसेंगे। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए आधा दिन रसोई में नहीं लगाएंगे। अरे लेकिन बेटा। नहीं माँ जी, अब ना अलग से चटनी बनेगी, ना पकौड़े, ना सलाद की सजावट, ना हर प्लेट को प्यार से सजाकर परोसा जाएगा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा करते हुए। और जो रोज आपके दिल के साथ होता है वो अच्छा लगता है भाभी? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। खाना समय पर बनेगा, घर भी साफ रहेगा, लेकिन जो काम केवल प्यार की वजह से करते थे वो अब नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे पापा जी नाराज हो गए तो? माँ जी, उन्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन हमें हर बार बिना सम्मान के जीने की आदत डाल लेने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी इंसान को उसकी गलती बताने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस वो सब करना बंद करना पड़ता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि जिस चीज की कीमत कभी समझ में नहीं आती, उसकी कमी बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। उसी शाम घनश्याम जी जब अखबार पढ़ रहे थे। आशा, चाय बना दो। जी अभी लाई। अरे आज मिर्ची के पकौड़े नहीं बनाए? नहीं जी, आज नहीं बनाया। क्यों? बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में तो बना लिया करो। पापा जी, वो तो बस एक्स्ट्रा काम होता है ना, जरूरी नहीं होता। क्या मतलब? मतलब चाय जरूरी थी तो वो बन गई, पकौड़े तो बस नवरापंथी की काम है। मायरा की बात सुनकर एक पल के लिए घनश्याम जी का चेहरा उतर जाता है। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके अपने ही शब्द आज उन्हीं के सामने खड़े थे। कुमुद रसोई में खड़ी थी। उसने बस आलू और परवल की साधारण सी सब्जी बनाई, दाल चढ़ा दी और रोटियां सेकने लगी। मायरा भी रसोई में आई, लेकिन आज उसने ना तो धनिया काटा, ना सलाद सजाया और ना ही दही का रायता बनाया। मायरा, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा लहसुन का मसाला पीस दूं, सब्जी का स्वाद अच्छा हो जाएगा। भाभी, स्वाद तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन सबको और अच्छा लगेगा ना। किसने कहा कि हर बार उन्हें और अच्छा ही मिलना चाहिए? आप ही ने कहा था ना, पापा जी के हिसाब से तो ये सब बारिश की रूखी सूखी सब्जियां हैं, तो फिर उन्हें वैसे ही रहने दीजिए ना। कई बार औरत घर के लोगों के लिए इतना कुछ करती है कि धीरे धीरे वही उसकी जिम्मेदारी समझ ली जाती है। उसके प्यार को उसका फर्ज समझ लिया जाता है, उसकी मेहनत को उसका खाली समय समझ लिया जाता है। और जब इंसान के प्रेम को उसकी मजबूरी समझ लिया जाए, तब उस प्रेम को कुछ समय के लिए रोक देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे। आज बस यही बनाया है? जी। सलाद नहीं है? नहीं। अचार? खत्म हो गया पापा जी। तो नया डाल देती। डाल देते अगर समय होता तो। अरे तुम लोगों के पास समय की क्या कमी है? पहले भी तो नहीं थी पापा जी, लेकिन अब सोचा जितना जरूरी है उतना ही करेंगे। भाभी, दही नहीं रखा?
नहीं अजय, ये सब वैसे आपको एक्स्ट्रा लगता था ना, दही, सलाद, पापड़, अचार, तो हमें लगा कि क्यों ही एक्स्ट्रा काम करना है। अच्छा ठीक है, दे दीजिए फिर रोटी सब्जी। इंसान जब तक कोई चीज रोज मिलती रहती है तब तक उसे उसकी कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन वही चीज एक दिन अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले उसकी कमी महसूस होती है। घनश्याम जी रोज की तरह आंगन में टहलने निकले। उन्होंने नजर उठाकर गार्डन की तरफ देखा तो कुछ पौधों की सूखी पत्तियां अब भी लगी हुई थी, गमलों की मिट्टी भी सूखी दिखाई दे रही थी। आशा, जी आजकल गार्डन पर ध्यान नहीं दे रही हो क्या तुम लोग? पापा जी, ध्यान तो है, बस पहले जितना नहीं। क्यों? क्योंकि वो जरूरी काम नहीं है ना, वो तो हम फ्री वक्त में कर दिया करते थे। ये सब नवरापंथी के काम है, वैसे भी हम क्यों इन पर ज्यादा ध्यान दे। रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा इनको। जैसे आपको सही लगे पापा जी। 2 दिन में फिर शौक उतर जाएगा, औरतें ज्यादा देर तक एक जैसी नहीं रहती। देखिएगा पापा जी, इस बार शौक नहीं सोच बदलिए तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अहंकार इंसान को अपनी गलती सबसे आखिर में दिखाता है। उसे हमेशा लगता है कि सामने वाला झुक जाएगा, लेकिन जब सामने वाला लड़ना नहीं बस बदलना शुरू कर दे, तब अहंकार की नींव धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती है। 2 दिन बाद घर का काम पहले की तरह समय पर हो रहा था। कपड़े धुल रहे थे, रोटी बन रही थी, दाल भी बन रही थी, लेकिन अब घर में वो खुशबू नहीं थी जो कुमुद के हाथों से बनती थी। अब डाइनिंग टेबल पर रंग नहीं थे, सिर्फ खाना था। अब गार्डन में नई कलियां नहीं खिल रही थी, बस पौधे खड़े थे। आशा देवी रोज तुलसी के पास दिया जरूर जलाती थी, लेकिन अब उसके आसपास फूलों की सजावट नहीं करती थी। रोटी भर पेट देती थी, लेकिन रोटी के साथ परोसा गया अपनापन जो पूरे परिवार का मन भर देता है। और जब वही अपनापन धीरे धीरे पीछे हटने लगे तो घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होने लगती है। पता नहीं क्यों अब ये आंगन पहले जैसा नहीं लगता। पापा क्या सोच रहे हैं? अब कुछ नहीं बेटा। नहीं पापा, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। बस घर थोड़ा बदला बदला लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि पहले माँ और भाभियां घर को सिर्फ साफ नहीं रखती थी, वो उसे सजाती थी। पहले मुझे लगता था कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इन्हीं छोटी बातों से तो घर में अपनापन आता था। घनश्याम जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि पहली बार उनके अपने बेटे ने वही बात की थी जिसे समझाने की कोशिश उनकी पत्नी और बहुओं ने कभी नहीं की थी। कुमुद और मायरा खाना बना रही थी और आशा देवी भी वहीं बैठी थी। घनश्याम जी धीरे से रसोई के पास आए, कुछ पल तक तीनों को देखते रहे, फिर उन्होंने आवाज लगाई, कुमुद। जी पापा जी। वो आजकल सब्जी पहले जैसी नहीं बनती। जी, अगर कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिए, मैं सुधार दूंगी। नहीं बहू, कमी सब्जी में नहीं थी, कमी मेरी सोच में थी। मैंने हमेशा ये सोचा कि तुम लोग जो करती हो वो तुम्हारा फर्ज है, लेकिन मैं ये भूल गया कि फर्ज निभाने के पीछे भी एक दिल होता है जिसे प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। आशा जी, मैंने तुम्हारी भी कभी तारीफ नहीं की। तुमने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये महसूस नहीं कराया कि तुम्हारी मेहनत मेरे लिए मायने रखती है। आशा देवी की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी एक छोटी सी तारीफ, एक छोटा सा धन्यवाद और एक छोटा सा सम्मान किसी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। औरत को महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती, उसे बस ये एहसास चाहिए होता है कि जो वो पूरे मन से कर रही है उसे कोई देख भी रहा है और समझ भी रहा है। और मायरा, तुमने जो किया वो मुझे उस वक्त गलत लगा था, लेकिन आज समझ में आया कि तुमने हमें सजा नहीं दी थी, तुमने हमें एहसास दिलाया था। पापा जी, हमारा मकसद आपको दुख देना नहीं था, बस मैं इतना चाहती थी कि आपको समझ में आए कि जिन चीजों को आप छोटा समझते थे वही चीजें इस घर को बड़ा बनाती थी। कुछ दिन बाद फिर से वही आंगन था, फिर से गार्डन में फूल खिलने लगे थे। कुमुद पौधों में पानी डाल रही थी, मायरा नए पौधे लगा रही थी और घनश्याम जी दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। इस बार उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी बल्कि गर्व था। बहुओं, तुम दोनों ने इस घर को सिर्फ संभाला नहीं, तुम दोनों ने इस घर को बनाया है। और हाँ, आज की सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी है। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तारीफ ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, ये वो एहसास होता है जो किसी थके हुए इंसान को फिर से मेहनत करने की ताकत देता है। जिस घर में औरत के त्याग की कदर होती है वहां सिर्फ खाना नहीं बनता, वहां रिश्ते पकते हैं। क्योंकि एक औरत जब प्यार से कुछ करती है ना, तो वो सिर्फ अपना काम नहीं करती,
वो अपने पूरे घर को खुशियों से भर रही होती है। इसीलिए किसी की मेहनत को छोटा मत समझिए, क्योंकि कई बार जिस चीज को हम बस एक छोटा सा काम कहते हैं, वो किसी के पूरे दिल का प्यार होता है। वो कहते हैं ना, जब बुढ़ापे में शरीर लाचार बेबस हो जाए तो अपनों की सेवा भी कांटों से चुभती है। देखिए ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानी। सुबह का समय होता है। सुखदेव जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर बेबसी और गहरी उदासी होती है। तभी वहां गुप्ता जी और वर्मा जी उनके घर आते हैं। क्या बात है सुखदेव जी, सब खैरियत तो है? और ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अब क्या बताऊं गुप्ता जी, वर्मा जी, आपको आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ आप सब चले आए, नहीं तो यहाँ मुझे कौन पूछने वाला है। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई सुखदेव जी, जो इतना नाराज नजर आ रहे हो? और कल रात आपके रोने की आवाजें सुनी, सब ठीक तो है ना? गुप्ता जी की बातें सुनकर सुखदेव जी का गला भर आता है। अब दिन भर इंसान भूखा रहेगा तो रोएगा ही ना। आज सुबह की बात लो, सुबह के 9 बज गए पर अभी तक एक कप चाय तक नहीं मिली। 4 बार मांगने पर बड़ी मुश्किल से लाकर चाय हाथ में थमा दी, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। दिन भर रसोई की तरफ ताकते रहते हैं कि अब बहू कुछ बनाकर खिलाएगी, पर मजाल है। अब ये सुनकर गुप्ता जी और वर्मा जी को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आ रहा था। और तुम्हारा बेटा सुमित, वो क्या कर रहा था? उसे दिखाई नहीं देता कुछ? बेटा, उसे मतलब ही कहाँ है मुझसे। कुछ कहो तो उल्टा ही मुझे चुप करा देता है। पापा, आपको तो बस नंदिनी की बुराई के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जिस घर को खून पसीने से सींचा, आज उसी घर में अपनी औलाद से एक घूंट पानी और 2 रोटी तक के लिए तरस गया हूँ। लोग कहते हैं कि बहू के आने से थोड़ा सुख मिल जाता है, पर सच तो ये है वर्मा जी, गुप्ता जी, घर में बहू बेटे होते हुए भी कोई सुख नहीं। सच में सुखदेव जी, ये तो आपके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। बहू बेटे होते हुए भी कोई सुख नहीं। अभी वर्मा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी सुखदेव जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि बहू नंदिनी हाथों में ट्रे लिए मुस्कुराते हुए अंदर आती है। ट्रे में एक टावल, एक बर्तन में गुनगुना पानी, दलिया, दवाइयाँ रखी होती है। अच्छा हुआ अंकल जी आप दोनों चले आए। पापा जी अकेले अकेले बोर हो जाते थे, अब थोड़ा मन लगा रहेगा। फिर नंदिनी ट्रे टेबल पर रखती है। पापा जी अब जल्दी से चलिए, हाथ मुंह साफ कीजिए और फिर आपको दवाई भी लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको दलिया खाना पड़ेगा। फिर नंदिनी गुनगुने पानी में तौलिया भिगोकर बड़े प्यार से ससुर सुखदेव जी के हाथ पैर मुंह साफ करती है। अब आपको थोड़ा फ्रेश और अच्छा लगेगा। चलिए अब जल्दी से गर्मा गर्म दलिया खाइए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। फिर नंदिनी ससुर सुखदेव जी को दलिया खिलाती है और दलिया खिलाने के बाद ट्रे से दवाई का पत्ता उठाती है। ये क्या पापा जी, आपने सुबह की दवाई भी नहीं खाई? चलिए अभी मेरे सामने ये दवाई खाइए, वरना ठीक कैसे होंगे? चलिए मुंह खोलिए। नंदिनी अपने हाथ से ससुर सुखदेव जी को दवाई खिलाकर पानी देती है। अंकल जी आप सब बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नंदिनी के जाते ही गुप्ता जी, वर्मा जी हैरानी से सुखदेव जी को देखते रह जाते हैं। सुखदेव जी, आप तो कह रहे थे कि बहुत ध्यान नहीं रखती, खाना नहीं देती, पर अभी ये सब? हाँ सुखदेव जी, मैं भी हैरान हूँ सब देखकर। अरे वर्मा जी, गुप्ता जी, ये सब ढोंग है, दिखावा है, आप सबको दिखाने के लिए। अब शाम का समय होता है। नीलेश ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। नंदिनी उसे पानी का ग्लास पकड़ाती है। आ गए आप? बहुत थके हुए से लग रहे हैं, ये लीजिए पानी पीजिए, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाती हूँ। नंदिनी, कॉफी बाद में पी लूंगा, पहले ये बताओ पापा की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने दवाई खाना सब ठीक से तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक से लिया है। अभी वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। पापा जी दिन भर में घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाते होंगे। मैं क्या बोल रही थी, आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर उन्हें पार्क घुमा कर लाओ, थोड़ा उनका मन बहल जाया करेगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा। सही कह रही हो नंदिनी, तुम दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, घबराहट भी होती होगी। डॉक्टर ने भी कहा उन्हें ताजी खुली हवा में घूमना जरूरी है। मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। नीलेश अपनी थकान भूलकर अपने पिताजी को पार्क में खुली हवा में घुमाने ले जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। नीलेश बड़े प्यार से अपने पिताजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घुमा रहा होता है। तभी सुखदेव जी चिड़चिड़ाते हुए नीलेश का हाथ झटक देते हैं। रहने दो, मैं अकेले ही घूम लूंगा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं इतना भी बूढ़ा और बीमार नहीं हूँ जो खुद से अकेले घूम ना सकूं।
सॉरी पापा, पर अकेले गिर गए तो चोट लग जाएगी। लाइए हाथ पकड़ाइए, मैं धीरे धीरे ले चलूंगा आपको। नीलेश की अपने पिताजी की बातों का जरा भी बुरा नहीं मानता। वो फिर भी अपने पिताजी का हाथ पकड़ के पास ही एक बेंच पर गुप्ता जी वर्मा जी के पास ले जाकर उन्हें बिठा देता है। नमस्ते अंकल जी। पापा, आप थोड़ी देर अंकल के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नीलेश के जाते ही, देखा वर्मा जी, गुप्ता जी, आप दोनों ने कैसे बीमार लाचार बूढ़े बाप को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। पर सच तो ये है कि इसे मेरी परवाह ही नहीं है, तभी तो मेरा हाथ छुड़ाकर भागने की जल्दी थी। ना तो बहू काम की, ना बेटा, बोझ समझते हैं दोनों मुझे। नीलेश का इस तरह से जल्दी में भाग जाना देखकर अब वर्मा जी गुप्ता जी को भी नीलेश पर काफी गुस्सा आ रहा था। हे राम, घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। अभी सामने कैसे प्यार से मीठी चुपड़ी बातें कर रहा था और पीछे बाप को पूछने तक नहीं आया। बेचारे सुखदेव जी की क्या हालत हो गई है। ऐसा बेटा बहू किस काम के जो बूढ़े बीमार बाप की सेवा ही ना कर सके। अभी वर्मा जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते, नीलेश आ जाता है। नीलेश, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कितनी खराब है, फिर भी तुम इस हालत में अपने बूढ़े बाप को छोड़कर चले गए। वो अंकल जी, मैं नारियल पानी लेने गया था। डॉक्टर ने पापा को सुबह शाम नारियल पानी पीने के लिए कहा है, इससे इनके कमजोरी और थकान कम होगी। चलिए पापा, अब जल्दी से सारा नारियल पानी खत्म कीजिए। अंकल जी, आपके लिए भी, आप दोनों भी पीजिए। अब ये सब देखकर वर्मा जी गुप्ता जी हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी रह जाती है। देखा गुप्ता जी, इनका बेटा तो बड़ा अच्छा है। बेकार में ही सुखदेव जी यूं ही बोलते रहते हैं, ना बहू का ना बेटा का। हाँ वर्मा जी, सुखदेव जी का बेटा तो सच में इनकी इतनी परवाह करता है। सुखदेव जी बेकार में ही रोते रहते हैं। बेचारा बेटा ऑफिस से थका होने के बाद पार्क में घुमाना, नारियल पानी लाकर पिलाना, बड़ा संस्कारी बेटा मिला है, और बहू भी। पार्क से लौटने के बाद नीलेश रास्ते से ठेले से ताजे फल खरीदता है और पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आता है। घर आते ही नंदिनी बड़े प्यार से ससुर जी के लिए खाना लगाती है। पापा जी, आप पार्क से घूम आए, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। मैंने आपके लिए नरम रोटियां और हल्के मसाले वाली तुरई की सब्जी बनाई है। सुखदेव जी खाने की थाली की तरफ देखते हैं और अचानक से गुस्से से थाली दूर फेंकते हैं। ये रोज रोज उबला खाना, घास फूस खाने के अलावा और कुछ नहीं है क्या? मैं क्या गाय भैंस हूँ? एक दिन भी ढंग का खाना नसीब नहीं है इस घर में। पापा, आपको डॉक्टर ने तला भुना और मिर्च मसालेदार खाने से सख्त परहेज बताया है। आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने ये सब। रहने दो बहू, अपनी ये डॉक्टर की बातें। मुझे सब पता है, तुम दोनों पर बोझ बन चुका हूँ मैं। बाहर वालों के सामने बड़ी सेवा दिखाने का निखावा करते हो, और यहाँ घर में पेट भर ढंग का खाना तक नसीब नहीं। मुझे भूखा ही मर जाने दो। सुखदेव जी बिना खाए सो जाते हैं। नीलेश और नंदिनी उन्हें बहुत समझाते हैं, पर सब बेकार। सुखदेव जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनकर वर्मा जी और गुप्ता जी को भी बहुत दुख होता है, और वो सुबह होते ही सुखदेव जी के घर आते हैं, भड़क जाते हैं। कैसी बहू हो तुम? तुम्हारे ससुर को तुमसे ढंग से खाना तक नहीं दिया जाता। बेचारे रात भर कैसे भूखे रहे होंगे। तुम्हें कोई परवाह नहीं है? इस बुढ़ापे में परेशान कर रखा है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। रात भर सोच सोच कर मुझे तो नींद ही नहीं आई। इतनी कड़वी बातें सुनकर नंदिनी को बुरा नहीं लगता है। तभी टेबल पर नाश्ता और बेटे को सुखदेव जी के पैर दबाते हुए देख गुप्ता जी वर्मा जी हैरान रह जाते हैं। आइए गुप्ता अंकल, वर्मा अंकल, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। अब पापा का मूड सही हो जाएगा, आप दोनों आराम से बैठिए। फिर नंदिनी गुप्ता अंकल और वर्मा अंकल जी ससुर जी को फल काट कर खाने के लिए देती है। कुछ देर बैठने के बाद वर्मा जी गुप्ता जी, नीलेश बेटा, नंदिनी बहू, हमें माफ कर दो। देखकर हमें लगा कि तुम अपने पिताजी का जरा भी ख्याल नहीं रखते, उन्हें परेशान करते हो, खाना तक नहीं देते। बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। हमने तुम दोनों को बहुत गलत समझा। हमें लगा कि ये सब तुम्हारा दिखावा है, नाटक है। पर बंद दरवाजे के पीछे हमने तुम दोनों की सच्ची सेवा देख ली, जो निस्वार्थ थी। नीलेश नंदिनी मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे अंकल जी, हमें आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। नीलेश बेटा, नंदिनी बहू, हमें एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे पिताजी दिन भर तुम दोनों की बुराई क्यों करते रहते हैं। पूरे पड़ोस में तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं। क्या तुम्हें उनकी बातें सुनकर बुरा नहीं लगता? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नंदिनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वो नीलेश की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं अंकल जी, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही हैं और एक बेटे बहू का अपना फर्ज निभा रहे हैं। रही बात पापा जी की, वो बाहर क्या करते हैं या बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारी अच्छाई तो नहीं बदल जाएगी ना। और अंकल जी, हम पापा जी पर गुस्सा क्यों करें? हम जानते हैं हमारे पापा दिल के बुरे नहीं हैं।
ये जो बुराई करते हैं ये वो नहीं कर रहे, बल्कि उनकी लंबी बीमारी और बुढ़ापे की बेबसी उनसे बुलवा रही है। वो बेचारे खुद अपनी इस बीमारी कमजोरी से बहुत परेशान है, जिससे चिड़चिड़े हो गए। आगे इस मुश्किल समय में हम बच्चे ही उनकी बातें दिल से लगा लेंगे तो बुढ़ापा कैसे कटेगा उनका। और अंकल जी, बुढ़ापा ऐसा होता है कि बच्चा बना देता है। बचपन में हमारे बड़े ने हमें संभाला और आज वक्त हमारा है उन्हें संभालने का। नंदिनी नीलेश की समझदारी और निस्वार्थ सेवा प्रेम देखकर वर्मा जी के पास कोई शब्द नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। भगवान, तुम जैसा बेटा बहू हर किसी को मिले। तभी अंदर से सुखदेव जी के खांसने की आवाज आती है। नंदिनी और नीलेश दौड़कर उनके पास जाते हैं। नीलेश उनके पैर दबाने लगता है। नंदिनी उन्हें दवाई देती है। गुप्ता जी वर्मा जी मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। बुढ़ापे और बीमारी में माँ बाप का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन बच्चों का फर्ज और प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए।